हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15। जो चैप्टर 15 में हमारे चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। तो इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं चैप्टर के बीच में और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको डिस्कस करेंगे। डिटेल डिस्कशन होगा, तो आप सभी जुड़ जाएं। और अगर आपको अपने किसी भी क्वेश्चन में, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे पहले के 14 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो उनके क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम चैप्टर 15 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। व्हाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ पदार्थों को हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं और कुछ को हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी जो इन्वायरमेंट में कुछ समय बाद अपने आप डिप्लेट हो जाते हैं या जो बैक्टीरिया हैं वो उनको खत्म कर देते हैं, तो वो है बायोडिग्रेडेबल। और जिन्हें बैक्टीरिया फंगस कुछ समय में खत्म नहीं कर पाते वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इनके बारे में देखेंगे। अब देखिए, सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड एज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। दो भाग में हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। क्यों क्लासिफाई करते हैं? इसलिए कि कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं वो डिकम्पोज हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इस बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। जो डिकम्पोज हो जाएंगे उन्हें हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल और जो डिकम्पोज नहीं होंगे उन्हें हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंस, फर्स्ट डेफिनेशन देखें, सब्सटेंस दैट आर broken down into simpler soluble form are called biodegradable। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, तो इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और दूसरे वो सब्सटेंस जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, सब्सटेंस दैट आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो दोनों की डेफिनेशन में सिंपल सी डेफिनेशन है, जो डिकम्पोज हो गए वो बायोडिग्रेडेबल, जो डिकम्पोज नहीं हुए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है? बताओ इस चीज को समझने में कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कौन से हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म में बदल दिए जाते हैं और वो इजीली डिप्लेट हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें आसानी से सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ा जा सके और वो आसानी से मिट्टी में मिल जाते हैं बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखें तो जैसे ये सब्जियों के फलों के छिलके हैं, सब्जियों के फलों के छिलके इत्यादि, ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल हैं। इनको हम आसानी से सिंपल उसमें ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है इनका एनवायरनमेंट पर क्या इंपैक्ट होगा? पहला इंपैक्ट देखो, फर्स्ट दो तरीके हम बता रहे हैं। पहला, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है जैसे कि ट्री के लीव्स, ट्री लीव्स, प्लांट के कुछ पार्ट्स, प्लांट पार्ट, किचन का बचा हुआ वेस्ट, खासतौर पे फ्रूट्स, ठीक है, उनके पील्स, वेजिटेबल्स के पील। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो पील हैं, छिलके हैं, उनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ह्यूमस में कन्वर्ट कर दिया जाता है थ्रू द कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब अगर हम इन छिलकों को कुछ समय के लिए मिट्टी में दबा करके रखें तो ये क्या हो जाते हैं, खाद बन जाती है, इनसे कंपोस्ट बन जाता है। तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को हेल्प भी करता है। तो एक तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव वे में इफेक्ट किया। पॉजिटिव वे में इफेक्ट किया जब हमने जो प्लांट वेस्ट था या जो फ्रूट्स और वेजिटेबल का वेस्ट था उसको क्या कर लिया, कंपोस्टिंग के द्वारा उसको हमने
कन्वर्ट कर दिया एक तरह से मैन्योर में, खाद में। दूसरा, अगर ये सब्सटेंस हैं जो कि किससे, कार्बन को कंटेन करते हैं, ये सब सब्सटेंस क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं। और जब इनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इनको हम मिट्टी में दबा देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज होने के बाद सॉइल को दोबारा से क्या मिल जाता है, सॉइल को दोबारा से कार्बन वापस मिल जाता है। तो इस तरह से सॉइल को कार्बन पहुंचाने में भी ये तरीका हेल्प करता है। तो दीज सब्सटेंसेस आर प्राइमरली डिकम्पोज्ड ऑफ कार्बन एंड अपॉन द डिकम्पोजिशन, जब हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे तो दे रिलीज दिस कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और दोबारा से कार्बन, तो कार्बन की देखो साइकिल भी है। अब एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं सांस लेने में, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इंडस्ट्रीज से स्मोक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो उसके बाद जब ये प्लांट और एनिमल डेड हो जाते हैं तो ये मिट्टी में अगर हम इनको दबा देते हैं तो ये डेड ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से ये कार्बन किसको मिल जाता है, सॉइल को मिल जाता है, ये कार्बन सॉइल को मिल जाता है। तो ये एक तरह से कार्बन की साइकिल चलती रहती है, ठीक है। फिर जब ये डेड ऑर्गेनिज्म कोल में बदल जाते हैं, उस कोल से, पेट्रोलियम से गाड़ियां चलती हैं, गाड़ियों से जो वेस्ट निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एनवायरनमेंट में पहुंचता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब डेड ऑर्गेनिज्म को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है तो कार्बन किसको मिल जाता है, मिट्टी को मिल जाता है वापस से। तो एक तरह से बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट पर, अगर हम इनको बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, तो एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव इफेक्ट हमने दो तरह के इसमें देखे। क्लियर है, चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखें, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी गैर नवीकरणीय सब्सटेंस जो हैं वो किस तरह से एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेंगे। ऐसे सब्सटेंस जो हमारे एनवायरनमेंट में आसानी से खत्म नहीं किए जा सकते। अब जब ये खत्म नहीं किए जा सकते तो ये कैसे इफेक्ट करेंगे, ये भी तो कुछ इफेक्ट डालेंगे ना एनवायरनमेंट पे। अब इनका क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट पे, देखो इनका इफेक्ट ये होगा कि ये हमारे एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। बहुत सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं हो रहा, गलता नहीं है, खत्म नहीं होता है। ये कूड़ा कचरा जानवरों के पेट में जाएगा, जानवरों को नुकसान पहुंचाएगा, पानी में मिलेगा तो पानी को पॉल्यूट करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो चूहे ने प्लास्टिक खा लिया तो उसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है इनका एनवायरनमेंट पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। देखो समझे, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, यहाँ पर समझेंगे कैसे हार्मफुल इफेक्ट होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ये हमारे एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करते हैं, क्लियर बात है, इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहले पहला इंपैक्ट देखो, दे पॉल्यूट द सॉइल, सॉइल को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। ये इतना सारा कचरा यहाँ पड़ा है, ठीक है, ये सारा कचरा ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, ये क्या कर रहा है, मिट्टी को, सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। फिर ये कचरा पानी में जाएगा तो वाटर को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, वाटर पॉल्यूशन होगा। तो जो भी हमारे सॉइल और वाटर के रिसोर्सेज हैं उनको ये पॉल्यूट करते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ठीक है, ग्लासेस वेस्ट हो गया, तो इस तरह के जो कांच का जो वेस्ट है, प्लास्टिक का जो वेस्ट है, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है। बिकॉज दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया फंगस वगैरह जो है, वो इसको गला नहीं पाते, इनको खत्म नहीं कर पाते, इसलिए ये वेस्ट हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है और ये एनवायरनमेंट में हजारों सालों तक ऐसे ही बना रहेगा अगर इसको डिकम्पोज नहीं किया गया या किसी तरह से इसको खत्म नहीं किया गया तो ये सॉइल और वाटर को पॉल्यूट करेगा। दूसरा, अब कई बार क्या होता है, कचरे के ढेरों पर वहां एक्सीडेंटली हम देखते हैं इंजेक्टेड बाय स्ट्रे एनिमल्स, कई बार उनको जानवर खा लेते हैं, जानवर तक ये पहुंच जाता है, छोटे छोटे पक्षी खा लेते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं, तो ये सब्सटेंसेस उनको भी हार्म पहुंचाते हैं और इस कारण से उनकी मौत भी हो सकती है। जल में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पॉल्यूशन हम तक भी पहुंच ही जाता है। माइक्रोप्लास्टिक्स का आजकल आपने सुना होगा कि हमारे खाने में माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच जा रहे हैं, या जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके शरीर में बहुत ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स का कंजप्शन देखा गया है, क्योंकि जिन जानवरों को वो कंज्यूम करते हैं वो प्लास्टिक्स को कंज्यूम करते हैं, उसके कारण फिर जो है जिन जानवरों को अगर हम नॉनवेज फूड में यूज करते हैं उनके द्वारा माइक्रोप्लास्टिक्स पहुंच जाता है। आप वाटर बोतल में भर करके पानी को पीते हैं तो उससे माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर तक पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि बोतल प्लास्टिक की बनी है
और वो माइक्रोप्लास्टिक उस पानी में घुल जाते हैं, फिर उस पानी को हम पीते हैं तो वो माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो ये प्लास्टिक सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सभी के लिए हार्मफुल है। ये हमें क्लियर हो गया, समझ गए? बताओ इसमें कोई डाउट है तो चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स? ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? कोई एक एग्जांपल देना है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन और स्टेट द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को बताना है। 3 क्वेश्चन है। ट्रॉपिक लेवल्स क्या है, फिर फूड चेन क्या है, फूड चेन का एग्जांपल, और ट्रॉपिक लेवल्स को, डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स को बताना है। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले डिफरेंट स्टेजेस और स्टेप्स इन फूड चेन वेयर द फूड एंड एनर्जी आर ट्रांसफर्ड इज नोन एज ट्रॉपिक लेवल्स। अब बात को समझें, पीछे डायग्राम पर आते हैं। यहां सन से एनर्जी आई, ग्रास को मिली, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, हॉक को खाया फंगस ने मरने के बाद। ठीक है, और इस तरह से ये हमारी एक फूड चेन है। फूड चेन है जिसमें एनर्जी एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह से ये फूड चेन होती है जिसमें एनर्जी एक स्टेप से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर होती है। इसमें सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो अपना जो भोजन है वो स्वयं तैयार करते हैं, स्वयंपोषी, यानी प्लांट्स, ग्रास, ट्री, ये सब क्या है? ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं सनलाइट से। फिर इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये भी ट्रॉपिक लेवल्स है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन हो गए? प्रोड्यूसर्स हो गए। दूसरे पर कौन हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर यानी जो ग्रास को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। इनमें आपका आता है ग्रास होपर, बी, मधुमक्खी, आंट, चींटी, बटरफ्लाई, ईटीसी। तो ये हमारा दूसरा ट्रॉपिक लेवल हो गया। तो इनके पास सन से एनर्जी आती है, जो सन से आने वाली एनर्जी का 1% ये कंज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद जितनी एनर्जी इनके पास है, उनको खाने वालों को कितनी एनर्जी मिलती है? उसका 10%। मान लो यहां पर 1000 जूल एनर्जी है, तो अगले लेवल पर इसका 10% यानी 100 जूल एनर्जी होगी, इनको मिलेगी। अब इनको खाने वाले को इसका 10%, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर एक तरह से मांसाहारी है, ठीक है। और तो जैसे रैट हो गया, स्पैरो हो गए, फ्रॉग हो गए, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ये मांसाहारी हैं। तो इनको खाकर के 10% एनर्जी मिलेगी, यानी 10 जूल मिलेगी। टर्सरी कंज्यूमर ऐसे हैं जो मांसाहारी को भी खा सकते हैं, शाकाहारी को भी खा सकते हैं, यानी ये सर्वाहारी हैं, ठीक है, सर्वाहारी हैं। तो इसमें स्नेक हो गया, आउल हो गया, या बड़े एनिमल्स हो गए जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ह्यूमन हो गया, तो ये सब ओमनीवोरस हैं। ओमनीवोरस है, सर्वाहारी हैं, कुछ भी खा सकते हैं, तो ओमनीवोरस है। तो ये ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। फिर आते हैं डीकंपोजर्स, जो मृत जीवों को खाते हैं, ठीक है, डीकंपोजर्स। तो उन्हें हम कहते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। ये तीसरा लेवल था, ये चौथा लेवल हो गया, ये आपका 5वां लेवल हो जाएगा, जहां पर डीकंपोजर्स आते हैं, मरे हुओं को खाते हैं, गिद्ध वगैरह, फंगस वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक तरह से अलग अलग लेवल है, जिससे एनर्जी अगले लेवल पर 10% कम होती चली जाती है। इनके पास 10 जूल थी, यहाँ 1 जूल रह जाएगी, फिर इसको खाने वाले को 1 जूल भी नहीं, 0.1 जूल ही मिलेगी। तो एनर्जी का अमाउंट भी घटता जाता है ऊपर के लेवल पर जाने पर। और हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट में है वो प्रोड्यूसर्स हैं, और सबसे कम क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं, तो उनकी भी संख्या घटती जाती है। तो फूड चेन इस तरह से एक तरह से ट्रॉपिक लेवल्स को ही डिफाइन करती है। फूड चेन किस बेस पे बनी है? कि किसने किसको खाया, उस बेस पर फूड चेन बनी है, ठीक है। यहाँ पर ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, तो ये क्या है? एक फूड चेन है, ठीक है। अब हम फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल समझ गए। ट्रॉपिक लेवल क्या थे? स्टेजेस और स्टेप्स इन फूड चेन। स्टेप्स इन फूड चेन, तो जिस फूड चेन में जितने स्टेप हैं उतने ही क्या होंगे? ट्रॉपिक लेवल होंगे। तो जैसे इस वाली फूड चेन में कितने स्टेप थे? पहले पर ये हो गया, तो दूसरे पर ये हो गया, तीसरे पर ये हो गया, चौथे पर ये हो गया, 5वें पर ये हो गया, तो 6ठे पर ये हो गया। तो ये 6 इसके क्या हो गए? ट्रॉपिक लेवल हो गए। सबको फिर अलग अलग नाम दे देते हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, इस तरह से इनके सबके नाम भी हो जाते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे किसी भी फूड चेन के पहले स्टेप पर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है प्रोड्यूसर, जो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं,
फिर प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं यानी पेड़ पौधे। इनको खाने वाले, घास को और पेड़ पौधों को खाने वाले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल है जो कि प्रोड्यूसर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये कहां से ले रहे हैं अपना भोजन? प्रोड्यूसर्स ने लिया सनलाइट से, और प्रोड्यूसर से कौन ले रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। सेकेंड लेवल हो गया, ये सेकेंड लेवल हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं क्योंकि ये मांसाहारी हैं, तो ये किस पर डिपेंड करते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स पर। उसके बाद आते हैं टर्सरी। टर्सरी का ये किस पे डिपेंड करते हैं? मोस्टली सेकेंडरी पर इसमें कुछ वो भी हो सकते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करते हैं। तो ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों पर भी हम कह सकते हैं कि उन पे डिपेंड करते हैं। टर्सरी कंज्यूमर्स फोर्थ लेवल हो गया। तो इस तरह से फिर एग्जांपल से देखें, जैसे ग्रास है, तो ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर है, फर्स्ट पे हो गई, ठीक है। अब उसको फिर ग्रास होपर ने खाया, तो ग्रास होपर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। सेकंड लेवल पे होगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे। ग्रास होपर को कौन खा सकता है? श्रो ने खा लिया, ठीक है, श्रो ने खा लिया, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। सेकेंडरी कंज्यूमर है पर थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। इसको सपोज करो कि उल्लू ने, आउल ने खा लिया, तो ये टर्सरी कंज्यूमर है जो कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर है। जनरली एक फूड चेन में 4 से 5 लेवल होते हैं। एक फूड चेन में जनरली 4 से 5 लेवल होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है कि एक फूड चेन में 4 और 5 ही लेवल क्यों होते हैं। अभी ये बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का क्या रोल है? यहां पर आप देख रहे हैं बहुत सारे डिकम्पोजर्स के डायग्राम, जैसे फंगस है, फंगई, बैक्टीरिया है, अर्थवॉर्म्स है, मशरूम है, ठीक है, नीमोटेडा है, डक बेटल्स हैं, यीस्ट है, मोल्ड है, ये सब क्या है? डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिज्म को खा करके उन्हें सॉइल के साथ जो है मिक्स कर देते हैं, या एक तरह से उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं। तो इनका ये रोल है, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिकम्पोजर। हिंदी में हम इनको कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं? अपघटक, डिकम्पोजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स को या डिकेइंग मैटर्स को, डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करने में, जिससे कि जब मृत प्लांट और एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल्स, उनको खत्म कर देते हैं, उस ऑर्गेनिक मैटर को गला करके खत्म कर देते हैं, और इससे हमारे एनवायरनमेंट को साफ कर देते हैं, क्लीन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिकम्पोजर्स का, एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करने में, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो दे डिकम्पोज द डिग्रेडेबल सब्सटेंस इनटू वैल्यूएबल मटेरियल, और डिग्रेडेबल सब्सटेंस को वैल्यूएबल मटेरियल में, ऑर्गेनिक मैटर में, सॉइल में, ठीक है, मैन्योर में, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं। किसको डिकम्पोज करते हैं? खासतौर पर हम देखें तो डेड एंड डिकेइंग मैटर को, ठीक है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ये डिकम्पोज करते हैं। किसको? डेड प्लांट एंड एनिमल्स को। फिर लकड़ी को कर सकते हैं, वुड को कर सकते हैं, ठीक है, पेपर को कर सकते हैं, क्लोथ को कर सकते हैं। जो भी ऐसे मैटर हैं जो बायोडिग्रेडेबल हैं उन्हें ये डिकम्पोज कर देते हैं, और दे रिलीज द न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल, और मिट्टी में दोबारा से न्यूट्रिशन मिल जाता है, और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या है? बढ़ जाती है। दे इनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो दे मेंटेन ए न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल को मेंटेन करने में डिकम्पोजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या करते हैं कि जो न्यूट्रिएंट हैं वो किससे मिलते हैं? सॉइल को डिकेइंग मैटर से और डेड मैटर से, और इस डिकेइंग मैटर को सॉइल में कौन मिलाता है? डिकम्पोजर्स, अपघटक मिलाते हैं। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए इन न्यूट्रिएंट्स का वापस आना बहुत जरूरी है, और इसको हम वापस कौन लेकर आ रहा है? डिकम्पोजर्स वापस लेकर के आ रहे हैं, इसलिए इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो डिकम्पोजर्स का क्या रोल है कि ये डिकेइंग मैटर्स को, डेड ऑर्गेनिज्म को दोबारा से सॉइल में मिला देते हैं, और सॉइल को उससे न्यूट्रिएशन मिल जाता है, न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, जिससे कि सॉइल फर्टाइल हो जाती है। क्लियर है? बताओ यहां तक कोई डाउट है तो इसको समझने में? क्या दोबारा बताऊं इस चीज को? अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए।
अगर क्लियर हो गया तो लाइक कर दें एक बार, क्लियर हो गया तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो लाइक कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज ओजोन? हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम? और इकोसिस्टम को ये कैसे इफेक्ट करती है? ओजोन क्या है? ओजोन O3 है। ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल मिलकर के ओजोन बनाते हैं, ये हम सबको पता है। हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन लेयर। हमारे इन्वायरमेंट में ओजोन लेयर पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में, और ओजोन लेयर हमें हार्मफुल यूवी रेज से बचाती है। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। आगे देखें, ओजोन। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल, O3 जिसे हम कहते हैं। ओजोन इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह से अलाइन करते हैं, ये 3 ऑक्सीजन है और इनके बीच में जो एंगल है ये 116.8, इस तरह से अलाइन करते हैं। यहां पर देखेंगे तो ये ओजोन के जो पार्टिकल्स हैं वो O3, ठीक है, एक और होगा यहाँ पर। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाते हैं और कहां पाई जाती है ओजोन? ओजोन हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। ये सन से आने वाली यूवी रेज से हमें बचाती है। तो ओजोन लेयर इज इन द अपर एटमॉस्फेयर, इज इन द अपर एटमॉस्फेयर, और इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ दिस प्लेनेट। अगर ये नहीं होगी तो जो प्लांट्स हैं उन पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा, हमारी स्किन पर बहुत हार्मफुल इफेक्ट होगा, लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं अगर ओजोन परत ना हो तो, क्योंकि इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये एक तरह से शील्ड करती है अर्थ की सरफेस को। अर्थ के चारों ओर क्या है? ओजोन की लेयर है। तो ये एक कवर बनाती है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है और हमें सन से आने वाली यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, तो एक कवर की तरह, प्रोटेक्शन कवर की तरह काम करती है, ठीक है, शील्ड की तरह। फ्रॉम ultraviolet radiation UV coming from the sun, as these radiation are very harmful। अगर ये रेडिएशन हम तक पहुंच जाए तो ये बहुत हार्मफुल होंगे। It cause skin cancer, ठीक है, इनसे स्किन कैंसर तक हो सकता है। आंखों में कैटरेक्ट जैसी बीमारी हो सकती है लोगों को। प्लांट्स को बहुत नुकसान हो सकता है, क्रॉप्स को, फसलों को बहुत नुकसान हो सकता है, क्रॉप्स को बहुत नुकसान हो सकता है। तो यूवी रेज हमारे लिए बहुत हार्मफुल है और उनसे हमें कौन बचाती है? ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है। इसका ये जो है, इसका कलर जो है ब्लू कलर होता है ओजोन का, लाइट ब्लू कलर की होती है ओजोन, और इसमें 3 ऑक्सीजन के पार्टिकल मिलकर के ओजोन बनाते हैं। क्लियर है ये बात? समझ गए क्या है ओजोन? और अगर ओजोन नहीं होगी, ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट आएगा ये भी हमें क्लियर हो गया होगा। यहां से क्लियर हो गया तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल्स? ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल्स को कम करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? गिव एनी 2 मेथड्स। कोई 2 तरीके बताएं कि वेस्ट को कम करने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखें तो वेस्ट को कम करने के जो सबसे 2 अच्छे तरीके हो सकते हैं, इसमें पहला है वेस्ट को सेपरेट करना। जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम 2 कैटेगरी में सेपरेट कर सकते हैं, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक बायोडिग्रेडेबल। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसा वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो सकता, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। और जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कुछ ही समय में गला दिया जाता है, डिकम्पोज कर दिया जाता है और खत्म कर दिया जाता है, वो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हमें क्या करना है? घरों से निकलने वाला जो कचरा है, जैसे कि छिलके हैं, सब्जियों के, फलों के छिलके हैं, उन्हें हम एक अलग बाल्टी में कनेक्ट करें, या जैसे कि दिखाया जाता है कि एक ग्रीन बाल्टी रखें जो कि गीले कचरे के लिए होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो खत्म किया जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। दूसरा, जैसे प्लास्टिक के पैकेट्स हैं, ठीक है, पॉलीथिन है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, कांच के टुकड़े हैं, या लोहे के ब्लेड्स हैं, स्टील के ब्लेड्स हैं,
ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ये जल्दी से एनवायरनमेंट में खत्म नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन्हें जल्दी से खत्म नहीं किया जा सकता। तो इनको हम अलग से कलेक्ट करें और इन्हें अलग जगह पर सेपरेट रखें, तो इस तरह से हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद जो वेस्ट हमारा कंपोस्ट बनाने में यूज हो सकता है उसके कंपोस्ट बनाएं। तो जब हम उसकी खाद बना लेंगे, इसमें से जो हमारा फ्रूट्स के जो पील हैं, फ्रूट्स पील हैं, फ्रूट के छिलके हैं या वेजिटेबल्स के पील हैं, तो इनके हम क्या बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वेस्ट रिड्यूस हो गया, वेस्ट को हमने रीयूज कर कुछ इस्तेमाल में ले आए। तो दूसरा हमारा तरीका होता है चीजों को, वेस्ट को रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना। 3R फॉर्मूला हम कहते हैं इसको, 3R फॉर्मूला वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3R फॉर्मूला, R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस यानी जिन चीजों को आप, जिस वेस्ट को आप कम से कम जनरेट कर सकते हैं उसे कम से कम जनरेट करें, ऐसे वेस्ट को कम पैदा करें। और जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हैं, जिन चीजों को उन्हें दोबारा यूज करें, कुछ अलग तरह के यूज में लाए जा सकते हैं, अलग तरह के। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में देखो तो ये जूते थे, इन्होंने इस जूते में मिट्टी भर करके प्लांट लगा दिए, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको हमने वेस्ट रिड्यूस भी हो गया, रीयूज भी हो गया। इसी तरह से कुछ चीजों को अगर रिसाइकल किया जा सकता है और उनसे रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जा सकती हैं तो उन्हें रिसाइकल किया जाना चाहिए। तो जिन चीजों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें रिसाइकल करें, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं उसे रिड्यूस करें, जिसको रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज करें। इस तरह से हम जो वेस्ट की जो प्रॉब्लम है उसको हम कम कर सकते हैं। तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो वेस्ट को सेपरेट करें, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करें। दूसरा ये 3R फॉर्मूले को याद रखें हमेशा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्लियर है? तो ये दो तरीके बहुत हेल्प करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो चैप्टर के बीच में दिए हुए क्वेश्चन थे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सा जो है जिसमें सारे बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं, यानी ऐसे आइटम्स हैं जो कि एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज किए जा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या लेदर को डिकम्पोज किया जा सकता है? लेदर एक तरह से प्लास्टिक की तरह ही है, और प्लास्टिक, ये दोनों डिकम्पोज नहीं हो सकते। तो ए और बी तो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, है ना। ग्रास को डिकम्पोज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ग्रास को कर सकते हैं। फ्लावर्स को डिकम्पोज कर सकते हैं, लेदर को नहीं कर सकते। वुड को डिकम्पोज कर सकते हैं बैक्टीरिया, है ना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लास्टिक को नहीं कर सकते। केक को डिकम्पोज कर सकते हैं, लाइम जूस को भी डिकम्पोज किया जा सकता है, ठीक है, और फ्रूट्स पील्स को भी, फलों के छिलकों को भी डिकम्पोज किया जा सकता है। और अगर आप देखोगे सी और डी में यही सब दिए हुए हैं जो डिकम्पोज हो सकते हैं, यानी आपके दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, फ्रूट पील, केक एंड लाइम जूस, ये भी सही है, और केक, वुड एंड ग्रास, ये भी सही है। तो एनसीईआरटी में इसी तरह से दिया हुआ है, इसीलिए मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए हैं, सी और डी दोनों करेक्ट हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? अब नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन भी एक एमसीक्यू है। क्या है एमसीक्यू? देखें ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए फूड चेन। तो किसके द्वारा एक फूड चेन बनती है? फूड चेन क्या होती है? जैसे ग्रास को खाया ग्रास ओपर ने, ग्रास ओपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हॉक ने, हॉक को खाया फंगी ने। तो एक अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर जो कंज्यूमर्स हैं वो हैं, ठीक है। तो ये फूड चेन है, जब एक लेवल के उसको सब्सटेंस को दूसरे लेवल पर कंज्यूम किया जाता है तो ये एक फूड चेन को बनाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये इसी क्रम में होना चाहिए कि पहले प्रोड्यूसर हो, फिर प्राइमरी कंज्यूमर हो, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर हो, फिर टर्सरी कंज्यूमर हो, उसके बाद फाइनली कंज्यूमर हो, क्वार्टरी कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर हो। तो अगर हम देखें तो ग्रास के बाद व्हीट, तो क्या घास को आटे द्वारा खा लिया जाएगा कि ये फूड चेन बन रहा है? ग्रास को कंज्यूम कर रहा है व्हीट, तो ये तो यही गलत हो गया।
और व्हीट को कंज्यूम कर रहे हैं मैंगो। तो ये क्या है, ये तो तीनों फूड आइटम्स हैं, ना कि ये फूड चेन है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में देखो ग्रास, ग्रास को कंज्यूम किया गोट ने, बिल्कुल बकरी खा सकती है, प्राइमरी कंज्यूमर है, घास खा सकती है। गॉट को कंज्यूम किया ह्यूमन ने, बिल्कुल कर सकता है। तो ये क्या है, ये एक फूड चेन है, ये बिल्कुल एक फूड चेन है। अब यहां पर देखो सेकंड सी वाले को, पहले क्या है गोट, पहले पे ही गोट आ गया, चलो गोट आ गया कोई बात नहीं। अब बकरी को खाया गाय ने, क्या ये पॉसिबल है? गाय भी शाकाहारी है और बकरी भी शाकाहारी है, गाय तो मांस नहीं खाती है, तो ये फूड चेन यहाँ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, सेकंड लेवल पे। अब देखो ग्रास, ग्रास को क्या फिश खा सकती है, फिश कंज्यूम कर सकती है, घास नहीं खाती, तो ये भी यहाँ कैंसिल हो जाता है, ये भी फूड चेन नहीं है। सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, ग्रास, ग्रास को कंज्यूम किया गोट ने, गोट को कंज्यूम किया ह्यूमन ने, तो एक करेक्ट फूड चेन यही है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, हमें एक करेक्ट फूड चेन यहां पर सेलेक्ट करनी थी। तो ग्रास, ग्रास को कंज्यूम किया गोट ने, गोट को कंज्यूम किया ह्यूमन ने, तो ये एक करेक्ट फूड चेन है। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। कैरिंग ए क्लोथ बैग टू पुट द परचेज इन वाइल शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाएं तो अपने साथ कपड़े का बैग लेकर के जाएं, ये कहा जाता है बिल्कुल, क्योंकि जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने साथ अगर आप कपड़े का बैग लेकर के नहीं जाते हैं तो क्या होगा कि जो दुकानदार है वो आपको बहुत सारे प्लास्टिक की थैलियां पकड़ा देगा सामान के रख करके, उससे क्या होगा, वेस्ट जनरेट होगा, और ये जो वेस्ट जनरेट होगा वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये बहुत बुरा होगा, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होगा। तो इसलिए अगर हम खुद का बैग कैरी करते हैं, क्लोथ बैग कैरी करते हैं सामान खरीदने के, बाजार जाने के लिए, तो ये तो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस हुई ना, तो ये बात तो क्लियर है। स्विचिंग ऑफ द अननेसेसरी लाइट एंड फैंस, जब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो पंखे और लाइटें बंद कर दें, या आप जिस कमरे में नहीं बैठे हैं उस कमरे के लाइट पंखे बंद कर दें, अननेसेसरी लाइट पंखे ना चला करके रखें, तो ये भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो हम अननेसेसरी जो है लाइट यूज करते हैं तो वो भी एक तरह से एनवायरमेंट को हार्म करता है। वॉकिंग टू स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर, आपकी माताजी आपको स्कूटर पर बैठा करके स्कूल छोड़ कर आए, या आप खुद वॉक करते हुए स्कूल चले जाएं, कौन सा तरीका फ्रेंडली होगा? तो फ्रेंडली तो यही होगा कि आप बाय वॉकिंग स्कूल चले जाएं, तो ये एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगा। क्यों? क्योंकि स्कूटर क्या करेगा, स्कूटर कंज्यूम करेगा पेट्रोल या डीजल को, और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन होगा, और जब पॉल्यूशन होगा तो ये एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली कहाँ रह गया। तो इसलिए आपका स्कूल वॉक करके जाना ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और ऑप्शन भी यही कह रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, वॉक करके स्कूल जाना एनवायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे ऑप्शन सही हैं। समझ गए? तो सारे ऑप्शन क्या है, सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल, अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल पर सारे ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाए तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आ जाए कि जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाए। जैसे इस डायग्राम में मैं देखूं तो यहां पर अगर ट्रॉपिक लेवल के हिसाब से देखें तो ग्रास है, ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर है। ग्रास के बाद इसको कंज्यूम करने वाला यहां पर आप देख रहे हो डियर, ठीक है, डियर, हिरन, और हिरन को कंज्यूम करने में यहां लॉयन है। तो एक तरह से ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है, ये यहां पर प्राइमरी कंज्यूमर है, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगर मान लो सपोज दैट सारे सेकेंडरी कंज्यूमर मार दिए जाए, खत्म कर दिए जाए, लॉयन हो ही ना धरती पर, लॉयन ही ना हो, तो क्या होगा? सिचुएशन देखते हैं। किलिंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल कैन डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, ये तो हमें पता है बिगड़ जाएगा। एग्जाम्पल हमने वही लिया कि घास है, हिरन है, शेर है, ग्रास, डियर और लॉयन, तीन है। सपोज दैट लॉयंस को रिमूव कर दिया, इफ ऑल द लॉयन आर रिमूव्ड, हटा देते हैं लॉयंस को, अब कोई लॉयन नहीं है, कोई लॉयन नहीं है, खूब घास है,
खूब घास होगी, खूब सारे डियर होंगे, हिरन होंगे, क्योंकि लायन तो है ही नहीं। अब इससे क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, डियर पॉपुलेशन विल इंक्रीज, द ओवर पॉपुलेशन ऑफ डियर कैन लीड टू ओवर ग्रेजिंग। अब इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, डियर ज्यादा हो जाएंगे तो ये घास ज्यादा खाएंगे, घास ज्यादा खाएंगे, घास की ओवर ग्रेजिंग के कारण घास की कमी हो सकती है। ओवर ग्रेजिंग होगा क्योंकि घास तो एक निश्चित मैदान में ही उग रही होगी ना, जितने में पहले उग रही थी। अब डियर ज्यादा हो गए तो घास को सारे को खा जाएंगे ये। तो इससे क्या कारण होगा, घास खत्म हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, वनीकरण की सिचुएशन हो जाएगी, घास के मैदान खत्म हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, ज्यादा हिरण हो गए तो ज्यादा डियर हो गए तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। अल्टीमेटली अगर घास खत्म हुई फिर डियर भी मारे जाएंगे, भूख से मरेंगे, फिर रिजल्ट क्या होगा, वो भूख से मरेंगे, उनका भोजन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या खाएंगे। अल्टीमेटली दिस कैन कॉज, और अगर घास सारी खत्म हो गई तो सॉइल इरोजन हो सकता है, मिट्टी का कटाव हो सकता है, मिट्टी बरसात आने पर मिट्टी बह जाएगी, घास नहीं होगी तो सॉइल इरोजन हो सकता है। और अगर इस सॉइल इरोजन हो गया तो लैंड जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगी, लैंड फर्टाइल नहीं रहेगी तो घास होगी भी नहीं, फिर एक तरह से डेजर्ट बन जाएगा, बेरन डेजर्ट हो जाएगा, बंजर हो जाएगी जमीन। और बंजर जमीन पर हिरन खुद कैसे रहेंगे, डियर के लिए भी एक सर्वाइवल का क्वेश्चन आ जाएगा। तो यानी अगर हमारा किसी एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं तो इससे भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और हो सकता है सारी फूड चेन ही जो है वो इफेक्ट हो जाए और कोई ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव ना कर पाए। किसी एक फूड लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म हट जाने से सारे ही फूड ऑर्गेनिज्म पर इफेक्ट पड़ता है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे इफेक्ट होंगे। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म या एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म खत्म होते हैं, किसी एक लेवल को खत्म कर देने से सारे लेवल पर बहुत इफेक्ट होगा, इन्वायरमेंट पर बहुत इफेक्ट होगा। ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं तो एक बार पहले लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि जितना आप अपने दोस्तों को बताएंगे तभी ज्यादा से ज्यादा लोग यहां तक पहुंचेंगे, देखेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपस में एक साथ देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप ये देख पाएंगे आपकी तैयारी दूसरों से कितनी बेहतर है। सिर्फ अकेले पढ़ाई करने से अच्छी तैयारी नहीं होती है, कंपटीशन से अच्छी तैयारी होती है। तो इसलिए शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब देखें नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिक लेवल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स? कैन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेवल्स बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द इकोसिस्टम? अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल के हम ऑर्गेनिज्म को हटा दें, सपोज दैट ये हटा दिए हमने, ये पहला ट्रॉपिक लेवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, ये पांचवा है, किसी एक को हमने हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया, तो इसका इफेक्ट सभी पर पड़ेगा, ये तो हमें पता है, पर क्या सब पर अलग अलग इफेक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट होगा? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट भी हो सकता है और हो सकता है सब पर समान इफेक्ट हो, ये हमें देखना है। क्या अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म हमने हटा दिए और कोई डैमेज ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि इकोसिस्टम को कोई डैमेज ना हो और किसी एक ट्रॉपिक लेवल को हटा दे? क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? तो ये दो क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए ट्रॉपिक लेवल, किसी एक ट्रॉपिक लेवल से हमने सारे ऑर्गेनिज्म हटा दिए तो क्या इंपैक्ट होगा, समझते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जांपल आपने प्रोड्यूसर को रिमूव कर दिया, यानी पहले ट्रॉपिक लेवल को रिमूव कर दिया। एग्जांपल से हम देख रहे हैं, पहला ट्रॉपिक लेवल हमने हटा दिया, घास को हटा दिया, पेड़ पौधों को हटा दिया, तो क्या होगा? नो ऑर्गेनिज्म विल हैव द सोर्स ऑफ फूड, किसी के लिए भी भोजन का स्रोत नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी वालों के लिए घास और पेड़ पत्तियां, पेड़ पौधे खाने के लिए थे। अब जब प्राइमरी वालों को भोजन नहीं मिला तो ये मर जाएंगे। जब प्राइमरी कंज्यूमर्स मर जाएंगे यानी शाकाहारी जानवर नहीं रहेंगे, जितने भी जो हर्बीवोरस हैं वो खत्म हो जाएंगे। हर्बीवोरस के खत्म होने के बाद क्या होगा? हर्बीवोरस को कंज्यूम करने वाले कार्निवोरस खत्म हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी नहीं बचेंगे। जब मांसाहारी और ये सब नहीं बचेंगे तो ऊपर वालों के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी ही चेन खत्म हो जाएगी। तो अगर हर्बीवोरस को कुछ नहीं मिला तो हर्बीवोरस रिमूव तो कार्निवोरस डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे।
यानी प्रोड्यूसर के ना होने से पूरी की पूरी चेन ही खत्म हो जाएगी। प्रोड्यूसर में ऑल्सो पेरिश ड्यू टू द इंक्रीज्ड कंपटीशन फॉर स्पेस एंड न्यूट्रिएंट। तो वी कैन नॉट रिमूव एनी ट्रॉपिक लेवल। इससे हमें क्या समझ में आता है? वी कैन नॉट रिमूव एनी ट्रॉपिक लेवल विदाउट डैमेजिंग द इकोसिस्टम। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी एक ट्रॉपिक लेवल को हटा दें और इकोसिस्टम को कोई डैमेज नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी एक ट्रॉपिक लेवल को हटाने से सभी पर इफेक्ट पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है और सभी पर इफेक्ट पड़ेगा, ये बात क्लियर है। एज ईच लेवल डिपेंड ऑन द अदर लेवल फॉर सर्वाइवल। तो रिमूविंग वन लेवल वुड डिसरप्ट द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम एंड क्रिएट इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम। तो पूरे इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो हम कहीं भी इसको बिना इफेक्ट करे रिमूव नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक लेवल को। ये चीज समझ में आ गई। अब जो कह रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक यहाँ पर भी लिखा रहता है, हर एक स्लाइड में मैंने लिख रखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा लिंक। क्या है? टेलीग्राम ग्रुप t.me/द स्टडी अड्डा। ठीक है। अब कई बार अगर आपको ये सर्च करने में दिक्कत आती है तो शुरू में HTTPS ये लगा लिया करिए, ठीक है, तब आप इसको गूगल सर्च करके भी निकाल सकते हैं, लिंक दिया ही हुआ है। बाकी टेलीग्राम में जाकर के द स्टडी अड्डा सर्च करेंगे तो भी वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपडेट्स हैं वो मैं डालता रहता हूं, तो व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाएं। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, वहीं पर अपडेट्स मिल जाती हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पर जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? विल द लेवल ऑफ मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल? अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर मैग्निफिकेशन अलग अलग होगा। हाँ, ये बात सही है, बिल्कुल होगा। और बायो मैग्निफिकेशन क्या है? हिंदी में हम इसको कहते हैं जैव आवर्धन। अभी हम समझेंगे कि जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन क्या है, समझते हैं। देखो, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि कोई पॉल्यूटेंट अगर इन्वायरमेंट में है या जहां भी है, वाटर में है या सॉइल में है, ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये कहता है इज डिफाइंड एज द फिनोमिना ऑफ एक्यूमुलेशन और इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ सम टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो सॉइल में मौजूद हो सकते हैं, वाटर में मौजूद हो सकते हैं, फिर उनको जो कंज्यूम करते हैं वो उनके बॉडी में आ जाते हैं, फिर उनको जो कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में आ जाते हैं, फिर उनको जो कंज्यूम करते हैं उनकी बॉडी में आ जाते हैं। तो जो कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट की सबसे नीचे के ट्रॉपिक लेवल पर थी, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन उसके ऊपर ट्रॉपिक लेवल पर होगी, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन उसके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पर होगी, और इस तरह से अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पर जो कंसंट्रेशन है किसके, ये जो पॉल्यूटेंट है, बढ़ती जाएगी। यानी नीचे से ऊपर के तरफ जाने पर ट्रॉपिक लेवल्स में हम देखें तो सबसे कम जो पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है वो कहां पर होगी? प्रोड्यूसर पर। प्राइमरी कंज्यूमर में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर में और ज्यादा होगी, टर्सरी कंज्यूमर्स में और ज्यादा होगी, क्वार्टनरी कंज्यूमर्स में और ज्यादा होगी, डीकंपोजर्स में सबसे ज्यादा होगी। यानी बायो मैग्निफिकेशन का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है एक तरह से। बायो मैग्निफिकेशन का पिरामिड क्या है? वो उल्टा बनता है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉल्यूटेंट्स की, टॉक्सिक सब्सटेंस की मात्रा ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स में ज्यादा मिलती है, यानी उनका एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है। इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, ठीक है। हानिकारक पदार्थ जो है नीचे से ऊपर की ओर ट्रॉपिक लेवल्स में जाने पर उनकी मात्रा बढ़ती है। इसी को, जैसे कि अगर हम देखें डीडीटी के लिए, यहां पर एक डायग्राम मैंने दिखाया डीडीटी की कंसंट्रेशन के लिए, अगर वाटर के अंदर 0.00003 पार्टिकल्स पर मिलियन इतने डीडीटी के पार्टिकल हैं, तो जू प्लैंक्टन्स के द्वारा जो वाटर कंज्यूम किया जाएगा और उनकी बॉडी में हम देखेंगे
तो 0.04 पार्टिकल्स पर मिलियन डीडीटी के मौजूद होंगे, ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा। फिर जू प्लैंकटन को जो कंज्यूम करती हैं छोटी मछलियां, उनके शरीर में डीडीटी 0.5 पार्टिकल पर मिलियन मिली। और बड़ी मछलियां जो छोटी मछलियों को कंज्यूम करती हैं, लार्ज फिश, इनके शरीर में डीडीटी कंसंट्रेशन 2 पार्टिकल पर मिलियन थी। और मछलियों को खाने वाले जो शिकारी पक्षी हैं, गिद्ध, चीलबाज, उनके शरीर में डीडीटी की मात्रा 25 कितनी 25 पार्टिकल पर मिलियन थी। यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल तक लगातार क्या हुआ कि डीडीटी की मात्रा बढ़ती गई उनके बॉडी के अंदर। इसी को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन, यही है। ठीक है, द लेवल्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग लेवल पर जो कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस है वो अलग अलग होगी, ये यहाँ बात क्लियर हो रही है। देखो, तालाब में एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि उसके पानी में डीडीटी थी, वो कितनी थी 0.04 पार्टिकल पर मिलियन अगर थी, तो देखा गया कि वहां पर जो प्लैंकटन थे, प्लैंकटन जिन्होंने उस पानी को पिया, ठीक है, और जो मछलियां थी, ठीक है, प्लैंकटन में कितनी थी वो 0.4, ठीक है, कुछ डीडीटी डाली तो प्लैंकटन में 0.4 थी, 0.04। फिर उन मछलियों को देखा तो उनके शरीर में 0.023 पार्टिकल पर मिलियन डीडीटी थी। सीगल्स that feed on the calm accumulated more DDT than one seagull eat many calms, क्योंकि वो ज्यादा calms को खाता है तो उसके शरीर में और ज्यादा seagulls के DDT मिली। हॉक जो कि बहुत सारे seagulls को खा करके जिंदा रहता है, उसके वो टॉप कार्निवोरस है, तो सबसे ज्यादा DDT की मात्रा टॉप कार्निवोरस के बॉडी में पाई गई, हॉक की बॉडी में पाई गई, गिद्धों के शरीर में पाई गई, चील बाजों के शरीर में पाई गई। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊपर के कार्निवोरस हैं। ठीक है, और इसी कारण देखा गया था कि डीडीटी की मात्रा अधिक होने के कारण गिद्धों की जनसंख्या घट गई थी, और बाद में फिर इसको बैन किया गया, बैन लगा दिया गया। ये स्टडीज जब सामने आई कि जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो ज्यादातर जो है कंसंट्रेटेड हो जाते हैं या ज्यादा मात्रा में पहुंचते हैं डिकम्पोजर्स के शरीर में, और इससे उन डिकम्पोजर्स की डेथ हो जा रही है समय से पहले, तो फिर इन पर बैन भी किया गया। डीडीटी को तो बैन ही कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब ये चीज क्लियर हो रही है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। अब ये तो हमको सबको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, इस कूड़े कचरे से, प्लास्टिक वेस्ट से, ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट है या जो ग्लास का वेस्ट है या जो आयरन और स्टील का वेस्ट है, ऐसा कचरा जो आसानी से समाप्त नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या इससे खड़ी हो गई है। कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए हैं सब जगह, ये हमको पता ही है। ठीक है, क्यों? इसमें बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इनको अगर छोटे मोटे जीव खाते हैं, फिर उन जीवों को खाने वाले जीवों के शरीर तक वो पहुंचते हैं। इस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ये सारे हार्मफुल सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर ही आते चले जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर आते चले जाते हैं, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था फिनोमिना बायोमैग्निफिकेशन। यानी कि एक जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स पर हम जाते हैं तो क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और अगर इसी तरह से कूड़ा कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा होता रहा तो जानवरों के शरीर में, हमारे शरीर में भी वो हार्मफुल सब्सटेंस धीरे धीरे पहुंचते रहेंगे, क्योंकि सभी एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंड है फूड के लिए। और जब हम फूड के लिए सभी एक दूसरे पर डिपेंड है और कुछ जानवर इस कचरे को भी खा लेते हैं, इस कचरे तक पहुंच जाते हैं, तो उनके शरीर में ये हार्मफुल सब्सटेंस आने के बाद फिर हमारे शरीर में भी आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बायोमैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट के कारण ये हमारे लिए भी हार्मफुल हो जाता है। पॉल्यूशन तो बढ़ता ही है, हमें पता है, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है। ये एक तरह से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, अनक्लीन करते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से जो है जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं
जो हमारे लिए लाभदायक हो सकते थे उनको भी ये नुकसान पहुंचाते हैं, वो मर जाते हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया इस कूड़े करकट की वजह से, इस प्लास्टिक वेस्ट की वजह से उनको भी नुकसान होता है और वो अल्टीमेटली हमें ही नुकसान होता है। ठीक है, ये चीज हम समझते हैं। तो हमने पॉइंट वाइज पॉइंट देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के इकट्ठे होने से। इसमें आप खुद भी अपने इनपुट्स लिख सकते हैं। आप सभी जानते हैं ज्यादा जो है अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इकट्ठा होगा तो सॉइल पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगी, एयर पॉल्यूशन होगा, बहुत सारे इसके कारण हैं, बहुत सारे जो है रिजल्ट्स इसके निकलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर जो भी वेस्ट है वो सब का सब बायोडिग्रेडेबल हो, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको गला करके सबको सॉइल में कन्वर्ट कर दें, फर्टाइल हो जाएगी सॉइल और सारा का सारा वेस्ट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, पर क्या ये इन्वायरमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं करेगा अगर सबका सब वेस्ट हमारा कैसा हो, बायोडिग्रेडेबल हो। अब बात है कि वेस्ट जनरेट कितना हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा ना। अगर मान लो आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में इसी तरह से फलों के, सब्जियों के छिलके ही जनरेट करने लगे तो क्या सारा का सारा बहुत कम समय में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होने के बावजूद बहुत कम समय में नष्ट हो जाएगा? नहीं, उसके लिए कुछ समय लगेगा। ठीक है, और कुछ समय लगेगा इन सबको सड़ने में, गलने में। तो अगर हम सारा का सारा वेस्ट बायोडिग्रेडेबल जनरेट करते हैं वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिकम्पोजर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, लेस नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स हैं जो इनको कंज्यूम करते हैं। तो ये वेस्ट को ब्रेक डाउन होने में समय लगेगा। ठीक है, तो इसको क्या होगा, समय लगेगा, ये बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, इसको भी समय लगेगा। अगर हम सारा का सारा वेस्ट अगर बायोडिग्रेडेबल ही प्रोड्यूस करें तो भी उसको बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं करा। ये अलग बात है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की तुलना में बहुत कम हार्मफुल है, कुछ समय बाद डिप्लेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बट इसको भी समय लगता है। इसके लिए भी बहुत सारे डिकम्पोजर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमारे पास डिकम्पोजर्स की संख्या कम होगी तो और ये वेस्ट बहुत ज्यादा होगा तो भी फिर ये सड़ने करने लगेगा, बदबू हो जाएगी, स्मेल आएगी। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। तो दिस वुड बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज। यहाँ पर ये करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, मक्खियां आ जाएंगी, मच्छर पैदा हो जाएंगे, सड़न पैदा हो जाएगी बहुत ज्यादा अगर छिलके विलके इकट्ठे हो जाएंगे और जल्दी से डिकम्पोज नहीं होंगे, है ना। और दैट विल लीड टू स्प्रेड ऑफ डिजीज, जिससे क्या होगा, बीमारियां फैलने लगेंगी। क्लियर सी बात है ना। अगर बहुत ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा और वेस्ट टाइमली जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, उससे बीमारियां फैलेंगी, मक्खियां उस पर बैठेंगी और वहां से गंदगी लेकर के जाएंगी और वो बीमारियों को फैलाएंगी। एडिशनली इट वुड इमिट ए फाउल स्मेल, कोई गंदी स्मेल आएगी सड़ निकलने की, जिससे कि इट विल मेक अनप्लेजेंट फॉर द पीपल। ठीक है, मेकिंग लाइफ अनप्लेजेंट फॉर द पीपल। ये आप समझते हैं, गंदगी होगी, कूड़ा करकट होगा तो उससे बदबू आएगी। ठीक है, और इस तरह के गीले कचरे से ज्यादा बदबू आती है ना। तो ये भी एक पॉइंट है कि अगर सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, गीला कचरा हो, तो वो भी अनप्लेजेंट हो सकता है अगर वो टाइमली जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, अगर टाइम से वो खत्म नहीं होता है तो उससे और कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न? ओजोन लेयर में डैमेज होना या ओजोन लेयर का घटना हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? और व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज? इस डैमेज को कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं या लेने चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर का डिस्कशन मैंने पहले भी किया है, बता देता हूँ। ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है। हमारे अर्थ के चारों ओर एटमॉस्फेयर की लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। और ये ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर में। ये नीली सी जो लाइन आप देख रहे हैं ये क्या है? ओजोन लेयर है। सन से आने वाला जो रेडिएशन है, हार्मफुल रेडिएशन है, यूवी रेडिएशन जिसे हम कहते हैं, उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये तो हम समझ गए कि ओजोन लेयर क्या है। अब ओजोन लेयर क्यों, अगर ओजोन लेयर को डैमेज होता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? अगर ओजोन लेयर ना हो तो क्या होगा? सन से आने वाली यूवी रेस हम तक पहुंचेंगी, एनिमल्स तक, प्लांट्स तक, हम तक, सब तक आएंगी।
तो उससे क्या होगा, हमारे स्किन को इफेक्ट कर सकती हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाएगी, स्किन डार्कनिंग हो जाएगी, स्किन कैंसर हो सकता है, एजिंग, उम्र बढ़ने की, तेजी से उम्र बढ़ती है, आंखों में कैटरेक्ट की समस्या हो सकती है, कॉर्नियल कैटरेक्ट हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डार्कनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं अगर जो है ओजोन लेयर ना हो, या ओजोन लेयर जो है डैमेज हो जाए, या ओजोन लेयर में ओजोन की मात्रा घट जाए, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जिसे कहते हैं। और इससे जो प्लांट्स हैं इनको भी इफेक्ट होता है, प्लांट्स को भी इफेक्ट होता है, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी इफेक्ट होता है। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी इफेक्ट होगा, फाइटोप्लैंक्टन्स मर जाएंगे। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन कहाँ पाए जाते हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं सी के अंदर और पॉन्ड्स के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन है ये मर जाएंगे। अगर ये मर जाएंगे तो ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। छोटे छोटे पौधे और फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम करते हैं, सोख लेते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिए किसका काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक का काम करते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट्स वगैरह मर जाएंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, तापमान और बढ़ जाएगा, हमारे आसपास गर्मी और बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। कारण क्या होगा, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के कारण। तो इसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, ये ओजोन लेयर डिप्लेट किससे होती है, ओजोन लेयर के डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो इनको हमें रोकना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। ये कहां से निकलते हैं, ये आपके परफ्यूम्स से निकलते हैं, रेफ्रिजरेंट्स में यूज होते थे, बैन लगा दिया गया रेफ्रिजरेंट्स में। ठीक है, परफ्यूम से निकलते हैं। तो इन सब पर यहाँ पर CFC के यूज पर बैन कर दिया गया था। जब ओजोन लेयर डिप्लेशन नोटिस में आया तो इनको रोका गया। तो टू लिमिट द डैमेज ऑफ ओजोन लेयर के डैमेज को रोकने के लिए द रिलीज ऑफ CFC इनटू द एटमॉस्फेयर मस्ट बी रिड्यूस एंड CFC यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। इसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते थे, रेफ्रिजरेंट की तरह। CFC को यूज करते थे फायर एक्सटिंग्विशर में, अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज करते थे, अब नहीं करते हैं। शुड बी रिप्लेस्ड विद एनवायरमेंटली सेफ अल्टरनेटिव्स। तो एडिशनली द रिलीज ऑफ CFC थ्रू द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज शुड बी कंट्रोल्ड। तो जहां से भी ये CFC का उत्पादन होता है, CFC रिलीज होती है, चाहे वो परफ्यूम से हो, रेफ्रिजरेटर से हो, फायर एक्सटिंग्विशर से हो, या किसी और सब्सटेंस से हो, उसको रोका जाना चाहिए, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। और कंट्रोल होगा तो ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है वो भी कंट्रोल होगा, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लेशन अगर हुआ तो लोगों को हेल्थ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डार्कनिंग हो सकती है, एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, कैटरेक्ट हो सकता है, प्लांट डैमेज हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन डैमेज हो सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो सकती है। तो ये सारे लॉसेज ना हो, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो ओजोन लेयर को जो होने वाला नुकसान है उसको रोका जाए, लिमिट किया जाए, CFC के प्रोडक्शन को रोका जाए, CFC जो है वो ज्यादा ना फैले एनवायरनमेंट में, ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्लियर है, ये समझ गए। एक आध क्वेश्चन और बचा होगा, उसको भी देख लेते हैं, सारा चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दो क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी कर लेते हैं। देखिए, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हाट इज एसिड रेन, इसी चैप्टर से रिलेटेड है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा क्या है, हिंदी में हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्ल यानी एसिड और रेन यानी वर्षा, अम्लीय वर्षा। तो जब इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है वो उसमें होते हैं नॉक्स और सॉक्स, यानी SO2, NO2, CO2, इस तरह की गैसेज निकलती हैं। जब ये नाइट्रोजन और सल्फर के जब ऑक्साइड इन्वायरमेंट में पहुंचते हैं तो ये बहुत हार्मफुल हैं। कब, जब बारिश होती है, तो बारिश होती है तो ये वाटर के साथ, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स होकर के क्या बनाते हैं, एसिडिक बना देते हैं, रेन को एसिड बनाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। तो जितने भी ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड हैं ये वाटर के साथ मिक्स होने के बाद एसिड बनाते हैं, और फिर जो रेन होती है उसे हम कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन हमारे जो वाटर के सोर्सेज हैं उनको नुकसान पहुंचा सकती है, प्लांट्स को नुकसान पहुंचा सकती है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो ये देखो,
एसिड रेन का मतलब क्या है? एसिड रेन का मतलब है प्रेसिपिटेशन दैट कंटेन हाई लेवल ऑफ एसिडिक कंपाउंड, यानी ऐसी बारिश जिसमें एसिडिक कंपाउंड ज्यादा हो, खासतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। अब H2SO4 कैसे प्रोड्यूस हुआ? जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या ऐड हो गई? सल्फर डाइऑक्साइड ऐड हो गई, ठीक है, तो क्या बना? H2SO4 बना, H2SO4 बना। और अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऐड हो गई तो क्या बनेगा? HNO3 बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों ही क्या है? एसिडिक कंटेंट है, एसिडिक कंपाउंड है। सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या बनाया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ने, नॉक्स गैसेज ने क्या बनाया? नॉक्स, दोनों ने क्या बनाया? H2SO4 और HNO3 बनाया। और इनसे क्या होगा? ये यूजुअली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जलाने पर निकलती हैं। SO2 कब निकलती है और NO2 कब निकलती है? जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, कोयला जलाने पर, पेट्रोलियम्स को जलाने पर, ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम को जलाने पर निकलती हैं। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए, क्लियर सी बात है कहां से ये गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। अब जो कोल है, ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, उनसे ये प्रोड्यूस हो रही हैं। और ये जो गैसेस हैं ये पॉल्यूटेंट हैं, ये रिएक्ट करती हैं वाटर वेपर के साथ एटमॉस्फेयर में, और जिसके कारण एसिड रेन बनती है, होती है। एसिड रेन का क्या नुकसान है हमारे इकोसिस्टम को? देखते हैं। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग हैं, जो ब्रिक है, उनकी जो सरफेस है उसको डैमेज कर देती हैं। कैसे डैमेज कर देती हैं? हमने एक बहुत पॉपुलर केस सुना था, ठीक है, पढ़ा भी है आपने बुक्स में, कि मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। वहां पे ऑयल को रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, उससे थोड़ा जो है वहां पर काफी सारा जो पॉल्यूटेंट है, सॉक्स गैसेज, नॉक्स गैसेज है, वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है, होती थी। उसका इफेक्ट देखा गया आगरा में ताजमहल पर। ताजमहल पीला पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जब बारिश होती थी तो वाटर के साथ मिलकर के वो सारा धुआं जो है एसिडिक रेन के रूप में नीचे आ जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद करने का ऑर्डर दिया। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एसिडिक रेन जो है वो बिल्डिंग को और मॉन्यूमेंट को हार्म करती हैं। तो ये एग्जांपल आप याद रखेंगे। इसका नेगेटिवली इंपैक्ट होता है इस तरह के उस पर। हमारी हेल्थ पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट कैसे होगा? कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा। जब ड्रिंकिंग वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वो फिर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी हेल्थ पर उसका इफेक्ट होगा। दूसरा, अगर बारिश हो रही है और वो एसिड रेन है और हम ऐसी बारिश में बाहर निकल गए तो उससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, ठीक है, और भी सारे इफेक्ट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर पर बहुत इंपैक्ट आ सकता है, खेती इससे प्रभावित हो सकती है एसिड रेन से, ठीक है। हो सकता है फसल ही ना हो, फसल जल जाए, खराब हो जाए। तो और जो खेत की पीएच है, जो खेत की नेचर है एसिडिक है या जो उसकी नेचर है बेसिक है, वो चेंज हो जाएगी। जब खेत की पीएच चेंज हो जाएगी तो उसमें फसल पैदा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से एसिड रेन होने से क्या होगा? पीएच कम हो जाएगी। पीएच कम हो जाएगी तो उसमें ज्यादा पीएच में बोई जाने वाली फसलें पैदा नहीं हो सकती। फिर जो वाटर बॉडीज है, ठीक है, उनमें एसिडिक वाटर जाएगा। एसिडिक रेन होगी तो उनमें एसिडिक वाटर जाएगा। एसिडिक वाटर जाएगा तो वाटर बॉडीज में मौजूद जो फिश हैं, जो प्लैंक्टन हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो डेड हो जाएंगे, उनके लाइफ पे इंपैक्ट होगा। और जो इन बॉडीज के अंदर जो वाटर है वो भी पॉल्यूट हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो वो वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वो एसिड उनके लिए हार्मफुल होगा। जो भी जीव, जो भी लाइफ प्लांट उस पानी के अंदर है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, जो भी लाइफ उसके अंदर है, उन सब के लिए वो हार्मफुल होगा। उन ऑर्गेनिज्म के लिए भी हार्मफुल है ये, जो मिट्टी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए क्यों हार्मफुल है? बारिश होगी तो ये सारे एसिडिक जो कंटेंट है वो मिट्टी में घुल जाएंगे, और मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं, सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ भी इफेक्ट होगी। यानी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। तो इसलिए एसिडिक रेन को समझना बहुत जरूरी है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है सॉक्स और नॉक्स गैसेज, ठीक है। और ये सॉक्स और नॉक्स गैसेज किससे प्रोड्यूस होती हैं? फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होती हैं, कोल और पेट्रोलियम से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई, समझ गए, कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बात करी इसके बारे में। अब वही एक चीज हमें दोबारा से समझ लेनी है कि ट्रॉपिक लेवल क्या है, क्योंकि ये चीजें घूम फिर के बहुत डिस्कस हुई इस चैप्टर में, बट हमें एक क्लियर कट आंसर चाहिए कि ट्रॉपिक लेवल तो हम कर रहे हैं इस चैप्टर में।
और क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, क्या है ट्रॉपिक लेवल। ये सारे ट्रॉपिक लेवल हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और क्वार्टनरी कंज्यूमर। तो इस फूड चेन में मैं देखूं तो 5 ट्रॉपिक लेवल हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम किया सेकेंडरी कंज्यूमर ने, सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम किया टर्सरी ने, टर्सरी को कंज्यूम किया क्वार्टनरी ने। ये सब ट्रॉपिक लेवल है। ट्रॉपिक लेवल होते क्या है? दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन। तो आपसे कोई एक लाइन में पूछे भाई क्या है ट्रॉपिक लेवल, इट इज द पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई इन अ फूड चेन और फूड वेव, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्थिति वो किसी फूड चेन में कहां है, प्रोड्यूसर के लेवल पर है, प्राइमरी कंज्यूमर में है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी है, क्वार्टनरी है, कहीं पर भी है, ये सब क्या है? ट्रॉपिक लेवल है। और ये किस बेस पे होती है? उनका जो भी रोल है किसमें, बेस्ड ऑन द रोल इन फ्लो ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट। एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, कहां से कहां जा रही है, ये मैंने पहले ही बताया था। सन से एनर्जी किस पर आती है? सन से आती है प्रोड्यूसर पर। कितना? सन की एनर्जी का 1% इन तक पहुंचा मान लो, और वो 1% मैंने मान लिया कि 10,000 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर को मिली। उसके बाद 10% लो फॉलो होता है। इस 10,000 का 10% 1,000 जूल प्राइमरी कंज्यूमर्स पर आ जाएगी, फिर इसका 10% 100 जूल ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर आ जाएगी। इनको कंज्यूम करने वालों को इसका 10% 10 जूल मिलेगी, और इनको कंज्यूम करने वालों को 1 जूल मिलेगी। यानी यहां पर हमारा 10% लो फॉलो होता है। शुरू में 1 से 2% एनर्जी ही सन से प्रोड्यूसर्स को मिलती है। इसको हम लॉ ऑफ 10%, 10% का नियम भी कहते हैं। तो एनर्जी का फ्लो का हिस्सा है, कहां से कहां उसका फ्लो है, क्या रोल है एनर्जी के फ्लो में और न्यूट्रिएंट के फ्लो में, ये इस बेस पर हमारी फूड चेन होती है। और फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल क्या है? पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। मुख्य रूप से हम 4-5 लेवल इसमें मानते हैं। मुख्य रूप से कितने लेवल होते हैं? 4-5। ये 4-5 ही क्यों होते हैं ये अभी अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर है, क्योंकि ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर है, प्लांट्स हैं, या ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं अपना खाना। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, ठीक है। इनमें इंसेक्ट हो गए, रैबिट हो गए, etc। सेकेंडरी कंज्यूमर ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर है, ये कार्निवोरस हैं यानी मांसाहारी हैं। ऊपर वाले क्या होते हैं? शाकाहारी, हर्बीवोरस। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं यानी स्मॉल प्रेडेटर्स और लाइक श्रो, ठीक है। ये क्या है? मांसाहारी हैं जो छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं। फिर आते हैं टर्सरी कंज्यूमर फोर्थ लेवल पर। ये अपेक्स प्रेडेटर हैं, बड़े प्रेडेटर। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भी हो सकते हैं इस लेवल पर, ठीक है। यहां पर हम ओमनीवोरस को भी रख सकते हैं, सर्वाहारी को भी रख सकते हैं, ओमनीवोरस, ठीक है। इनमें ये सेकेंडरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी को भी करने वाले यहीं पर हो सकते हैं, लाइक लॉयन और शार्क etc और ह्यूमन बींग्स etc और डॉग। तो एनर्जी फ्लो करती है अपवार्ड डायरेक्शन में। किसमें? अपवार्ड डायरेक्शन में। हर एक लेवल पर एनर्जी घटती भी जाती है। हर लेवल पर जो एनर्जी है वो घटती जाती है। नीचे के लेवल पर अगर 1,000 जूल है तो अगले लेवल पर उसका 10% एनर्जी ही मिलेगी उसको कंज्यूम करने वाले को। तो हर लेवल पर एनर्जी घटती भी जाती है और एक लेवल से दूसरे लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसी को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और ट्रॉपिक लेवल मिलकर के फूड चेन और फूड वेव बनाते हैं। बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल मिलकर के फूड चेन और फूड वेव बनाते हैं। हमने फूड चेन भी डिस्कस किया था और फूड वेव भी डिस्कस किया है, तो वो देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज पर आते हैं कि कितनी परसेंटेज एनर्जी, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड यूटिलाइज बाय प्लांट। प्लांट्स के द्वारा कितनी एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है, ट्रैप की जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है, प्लांट जो है सनलाइट से आने वाली एनर्जी का 1 या 2% ही ट्रैप करते हैं। कितना करते हैं? ओनली 1 to 2%, ठीक है। उसके बाद अगले लेवल पर वो 10% होती जाती है। ये बात हमें क्लियर है। तो बस यहां से इतना ही पूछा था। तो ये 1 से 2%, उसके बाद 10% का रूल आ जाता है। 10% अगले लेवल पर ट्रांसफर होती है ट्रॉपिक लेवल में। सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास सन से आती है 1%,
1 से 2% ले लेते हैं, चलो 1%। फिर प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर 10%, इससे फिर 10% सेकेंडरी कंज्यूमर पर जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी पर जाएगी 10%। तो 10% का रूल फॉलो होगा। आंसर को देख लेते हैं। प्लांट कैप्चर ओनली अबाउट 1 to 2% ऑफ सोलर एनर्जी दैट रीचेज द अर्थ सरफेस। सन से आने वाली जो एनर्जी है उसका 1 से 2% प्लांट कैप्चर करते हैं। दिस एनर्जी इज प्राइमरली ऑब्जर्व थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्लांट कैसे लेते हैं एनर्जी? फोटोसिंथेसिस के द्वारा लेते हैं, ये हम सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वेयर द प्लांट कन्वर्ट द सनलाइट और प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से, और वाटर। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज में। अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। और कौन सी गैस छोड़ते हैं प्लांट्स? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वाइल दिस परसेंटेज में सीम्स स्मॉल, भले ही ये परसेंटेज हमें क्या है, बहुत छोटी लग रही है, पर क्योंकि सनलाइट से आने वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, सनलाइट से आने वाली एनर्जी भी बहुत ज्यादा है, तो उसका 1% भी अच्छा खासा होता है। बट इट इज सफिशियंट, ठीक है, इट इज सफिशियंट टू सपोर्ट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये थोड़ा सा 1% ही सन की एनर्जी का पूरे अर्थ पर जीवन चलाने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा एनर्जी है कि लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है, उन सबकी लाइफ इस एनर्जी से चल रही है। तो एज द प्लांट फ्रॉम द बेस ऑफ द फूड चेन, प्लांट क्या है? हमारी फूड चेन का एक तरह से बेस है, सबसे नीचे वही है, उन्हीं से आगे के लेवल पर एनर्जी ट्रांसफर होती है। एंड प्रोवाइड द एनर्जी फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, और प्लांट से ही अदर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है। अब इस 1% से अगले लेवल पर 10% जा रही है, तो समझ लो कि 1% कितना ज्यादा है। सन से आने वाली एनर्जी का 1% ही इतना ज्यादा है कि करोड़ों जीवों की लाइफ चल रही है इस 1% एनर्जी से, जो कि कंज्यूम की जा रही है प्लांट्स के द्वारा और, ठीक है, ग्रासेस के द्वारा। उस 1% एनर्जी से सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ चल रही है, समझो, ठीक है, कितना ज्यादा है वो 1%। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए, हाउ द ओजोन लेयर इज एडवांटेज फॉर अस। ओजोन लेयर हमारे लिए एडवांटेज कैसे है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, हमें यूवी रेस से बचाती है, ये हम सब जानते हैं। ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है। ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में हमारे एटमॉस्फेयर की जो पहली परत है उसमें ये ओजोन लेयर पाई जाती है। पृथ्वी के चारों ओर ओजोन लेयर पाई जाती है। दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरी होती है मीजो, चौथी होती है, ठीक है, थर्मोस्फेयर। तो पहले जो थर्मोस्फेयर है उसमें ज्यादातर ओजोन लेयर पाई जाती है, इसकी कुछ मात्रा ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में भी होती है। ये हमें सन से आने वाली यूवी रेस से बचाती है, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। तो इसके क्या एडवांटेज है वही देख लेते हैं, क्या बेनिफिट है। पहला तो वही है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से बचाती है, खासतौर पर पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो यूवी बी और यूवी सी, यूवी बी और यूवी सी रेस से बचाती है, क्योंकि ये हमारे लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। खासतौर पर ये यूवी बी और यूवी सी स्किन कैंसर और कैटरेक्ट जैसी बीमारियां इनसे हो सकती हैं। साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकती हैं, ठीक है, और ये प्लांट्स और मरीन लाइफ को भी डैमेज कर सकती हैं। तो इनसे प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर, ठीक है। दूसरा, प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को बचाती है ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है किसको? यूवी रेज को। और यूवी रेज को फिल्टर करने से पूरे इकोसिस्टम को एक तरह से प्रोटेक्शन देती है ओजोन लेयर, बचाती है उसको, पूरे को प्रोटेक्शन देती है। तो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, ठीक है, फ्रॉम यूवी रेडिएशन। तो जितनी भी हमारे एक्वेटिक जलीय जीव हैं, एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, उनकी लाइफ सेव कर दी, प्लैंकटन की लाइफ सेव कर दी किसने? ओजोन लेयर ने। जितना भी मरीन फूड चेन है उसकी लाइफ सेव हो गई अगर प्लैंकटन सेव हो गई तो, ठीक है। इस अगर वो यूवी रेज के उसमें आ जाते, एक्सपोजर में आ जाते, तो ये सब क्या है? प्लैंकटन मर जाते, और जब प्लैंकटन मर जाते तो पूरी मरीन लाइफ की बायोडाइवर्सिटी ही खत्म हो जाती, डैमेज हो जाती। तो इस तरह से एक तरह से पूरे के पूरे फूड वेव को, फूड चेन को बचा लेती है, ठीक है, यूवी रेज को से बचा लेती है ओजोन लेयर। फिर क्लाइमेट रेगुलेशन में हेल्प करती है ओजोन लेयर, वातावरण के जलवायु के रेगुलेशन में हेल्प करती है। कैसे करती है? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन करने में, जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो सोलर रेडिएशन हम तक पहुंचता है
उसको कंट्रोल कर देती है, तो कम सोलर रेडिएशन आता है। तो ओजोन क्या है, वो सोलर रेडिएशन को रोक लेती है। अगर नहीं रोकेगी तो ज्यादा सोलर रेडिएशन अर्थ तक आएगा, ज्यादा अर्थ तक आएगा तो ज्यादा अर्थ की सरफेस को हीट करेगा। तो अर्थ की सरफेस को हीट करेगा तो इसका मतलब क्या है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से एक तरह से हमारे क्लाइमेट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ओजोन लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और हमारे क्लाइमेट को स्टेबल बनाने में, क्योंकि ये सोलर रेडिएशन की मात्रा को कंट्रोल करती है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन दैट रीच द सरफेस एंड कंट्रीब्यूट टू स्टेबल क्लाइमेट, और इससे हमारे क्लाइमेट को स्टेबल रखती है, इसको ये कंट्रोल करती है। शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ओजोन लेयर एक तरह से अर्थ की प्रोटेक्टिव शील्ड है। अर्थ की क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड है। अर्थ का एक ब्लैंकेट है जो हमें यूवी रेज से और सोलर रेडिएशन से बचाता है, शील्ड की तरह काम करता है, और अर्थ पर लाइफ को बनाए रखने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, और हमारे लिए जो हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं यूवी रेडिएशन के, उसको कम करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये चीज क्लियर है। तो ओजोन लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना बहुत जरूरी था। इस चैप्टर में ओजोन और ओजोन लेयर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, बट इसका हमारे लिए क्या एडवांटेज है, तो पर्टिकुलरली मैंने अलग से इस क्वेश्चन में इसकी बात इसलिए करी। ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी था। अगर ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। और मैंने कई बार कहा कि इस क्वेश्चन को हम जरूर डिस्कस करेंगे कि ये ट्रॉपिक लेवल है किसी फूड चेन में 4-5 ही क्यों होते हैं। ठीक है, 4-5 ही क्यों होते हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल है प्रोड्यूसर, दूसरा है प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, चौथा है टर्सरी कंज्यूमर, पांचवा है क्वार्टनरी कंज्यूमर। तो ये ट्रॉपिक लेवल की संख्या कम क्यों होती है, 4-5 ही क्यों होती है। तो यही क्वेश्चन है, क्यों इनकी लिमिट हो जाती है, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस, क्या रीजन है कि ये कम क्यों है। तो इसके पीछे जो रीजन है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल आर लिमिटेड, इसके पीछे 2 फैक्टर हैं। एक है एनर्जी लॉस। हमने देखा था कि सन से प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास 1% एनर्जी आती है सन से, और फिर जो 1% है, सपोज दैट वो 10,000 जूल है, कई बार मैंने बताया, तो उसका 10% यानी 1,000 जूल मिलता है प्राइमरी कंज्यूमर को, फिर इसका 10% यानी 100 जूल मिलता है सेकेंडरी को, इसका 10% 10 जूल मिलता है टर्सरी को, और इसका 10% 1 जूल मिलता है क्वार्टनरी कंज्यूमर को। अब अगर और ऊपर के लेवल पर हम जाएंगे तो आगे तो फिर एनर्जी क्या ही मिलेगी, बहुत कम अमाउंट में मिलेगी, इसलिए ऊपर के लेवल के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब इससे ऊपर अगर कोई लेवल के ऑर्गेनिज्म होते तो उसको मिलती 0.1 जूल, फिर इससे ऊपर मिलती 0.01 जूल, तो फिर उतनी एनर्जी पर सर्वाइव करना ही जो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए मुश्किल हो जाता। तो क्योंकि हर एक लेवल पर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा है, एज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट ए सिग्निफिकेंट अमाउंट इज लॉस्ट, बहुत बड़ा अमाउंट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो प्राइमरली एज हीट ड्यू टू द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टिपिकल ओनली अबाउट 10% ऑफ द एनर्जी एट वन ट्रॉपिक लेवल इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एक लेवल से दूसरे पर कितनी एनर्जी पास ऑन हो रही है, केवल 10%। सॉरी, दिस मीन्स दैट विद ईच सक्सेसिव लेवल, हर एक लेवल पर देयर इज लेस एनर्जी अवेलेबल और लिमिटिंग नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल दैट कैन बी सस्टेन। तो हर एक लेवल पर बहुत कम एनर्जी अवेलेबल है, इसीलिए बहुत कम ही ट्रॉपिक लेवल सस्टेन कर सकते हैं इतनी कम एनर्जी पर, और इसीलिए ट्रॉपिक लेवल्स की जो संख्या है वो 4-5 तक सीमित हो जाती है। दूसरा बड़ा रीजन है बायोमास अवेलेबिलिटी। बायोमास अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, समझिए, एज द एनर्जी डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिक लेवल, एनर्जी घटती जाएगी अलग ऊपर के ट्रॉपिक लेवल पर। तो अब मान लो यहाँ पर 1 जूल एनर्जी है, तो 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने के लिए कितने जानवर होंगे, बहुत कम होंगे, कम मात्रा में होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ तक एनर्जी ही 1 जूल आने वाली है। अगर यहाँ 10,000 जूल थी तो इन तक 1 जूल आएगी, और 1 जूल पे कितने सर्वाइव कर जाएंगे, क्वार्टनरी ऑर्गेनिज्म। तो ज्यादा बायोमास तो सर्वाइव नहीं कर सकता। अब ज्यादा बायोमास सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज एट हायर ट्रॉपिक लेवल, तो अमाउंट ऑफ बायोमास दैट कैन सपोर्ट द ईच लेवल ऑल्सो डिक्रीज। हम देखेंगे कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जीव जंतुओं की संख्या भी घटती जाएगी। तो दिस लिमिट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इससे जो है ऑर्गेनिज्म की संख्या कम हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। तो एंड द ट्रॉपिक लेवल दैट कैन एग्जिस्ट इन फूड चेन, वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएंगे, सॉरी, एज देयर इज नॉट इनफ
एनर्जी और बायोमास टू सपोर्ट द मोर लेवल्स। ना तो ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है, ना ही ज्यादा बायोमास हो सकता है उतनी एनर्जी पर, तो इस कारण फिर आगे के लेवल जो है वो आएंगे ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए नहीं होता है। तो टिपिकली जो है इसके कारण फूड चेन में 4-5 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं, क्योंकि उतनी ही एनर्जी अवेलेबल होती है जो इसको सपोर्ट कर सकती है। अदरवाइज वो फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, इनसफिशिएंट हो जाएगी, ज्यादा लेवल्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए ऐसा होता है। ये क्लियरली समझ में आ गया? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने सभी दोस्तों को बताएं कि हमें क्वेश्चन आंसर की बहुत अच्छी क्लास मिल रही है और हम यहाँ से अपने क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं। तो जब आप एक दूसरे को बताएंगे तभी चीजें आगे तक पहुंचेंगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और भी क्लासेज आएंगी। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन भी सर्च कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और चैनल पर जाकर पे आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सब चीजें मैंने लगातार बताई हुई हैं, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो एक बार चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, एक चैप्टर और बचा हुआ है, तो वो चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद क्लास 10th के सारे साइंस के जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। 9th के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी करा दिए गए थे, ठीक है, पिछले 1 साल से वो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, क्वेश्चन वाली भी और चैप्टर वाली भी, तो वहां देख लेंगे। और अब आपके 10th के भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके आगे हम देखेंगे कि 11th की साइंस है, 12th की साइंस है, वो भी कराएंगे और मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पर ये क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।